नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो जाहिर सी बात है, हम इसके अंदर कार्बन की बात करने वाले हैं और उससे जुड़े हुए कुछ यौगिक होंगे, उनकी बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसमें हम क्या जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन की और साथ में हम जानेंगे कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं, अब तक हम 118 तत्व के बारे में ज्ञात कर चुके हैं। अब 118 तत्व हैं, परंतु फिर भी एक पूरा अध्याय आधारित है सिर्फ एक तत्व पे। ऐसा क्यों? कोई तो कारण होगा कि कार्बन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को ऑक्सीजन देने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तब वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं जिससे ऑक्सीजन बनती है। अब यहाँ पर आप एक नाम देखेंगे, कार्बन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे और ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से हमारा जीवन निर्भर करता है कार्बन पे। और सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है, दरअसल कार्बन और भी बहुत ज्यादा कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये सब क्यों है, ये हम इस चैप्टर के एंड तक समझ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कार्बन को समझते हुए, परंतु उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी है जो हम पहले से जानते हैं, परंतु एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है परमाणु क्रमांक। रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों को एक अलग अलग परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर दिया गया है जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। अब अलग अलग क्यों है? मान लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का ही परमाणु क्रमांक 1 होता तो दिक्कत क्या हो जाती कि अगर कोई ये कहता कि मुझे एक ऐसा कंपाउंड या ऐसा एटम दो जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती कि उसे हाइड्रोजन का एटम देना है या फिर हीलियम का। और इसीलिए हर अणु या हर एटम का जो परमाणु क्रमांक है वो अलग होता है। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हरे रंग से दिखाया गया है वो प्रोटॉन है। और दरअसल ज्यादातर अणुओं में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ही होती है, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे एटम हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 3, यानी कि हमारा जो अणु है वो लिथियम का अणु है। चलिए अब एक और बात समझते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये क्या होता है? अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए आप इसे देखिए। आपको ये तो याद होगा ही, सेंटर में हमारा है नाभिक और उसके आसपास है KLMN शेल। इसमें होता क्या है कि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसी तरीके से आगे चलता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डाला जाए। तो चलिए अगर इतनी बात समझ आ गई है तो शुरुआत करते हैं कार्बन को समझते हुए। अब कार्बन का क्या है कि वो धरती पर 3 अलग अलग रूपों में मिलता है और उसके जो तीनों रूप हैं उन्हें अपरूप कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले अपरूप को समझते हुए, जो कि है ग्रेफाइट। यह हमारी पेंसिल्स में लगा होता है, जिससे लिखते हैं हम, वो ग्रेफाइट होता है। अब इसका क्या है कि यह बहुत ही मुलायम होता है। जाहिर सी बात है, आपने भी कई बार पेंसिल को जब छीला होगा तो वो छीलते ही कई बार टूट जाता है। तो ग्रेफाइट इतना ज्यादा मुलायम होता है। दूसरा, यह विद्युत का सुचालक होता है। तो अगर आप ग्रेफाइट पे एक जगह से तार जोड़ें और दूसरी जगह पे दूसरा तार लगाएं तो वहां पर जो विद्युत है वो प्रवाह कर जाएगी, बिकॉज यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका दूसरा अवरूप है डायमंड यानी कि हीरा। अब हीरा प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर तत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अवरूप इतना मुलायम कि हाथ से टूट जाता है और दूसरा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे कठोर तत्व। यहाँ पर डायमंड जो है वो विद्युत का कुचालक होता है और यह बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। इसका एक और अवरूप है जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन।
परंतु इसकी खोज हाल ही में हुई है और हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि इसमें 60 कार्बन के अणु होते हैं जो इसे एक फुटबॉल जैसा आकार देते हैं, और इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। तो ये 3 अवरूप है जिस रूप में हमें कार्बन धरती से मिलता है। चलिए अब समझते हैं कार्बन के कुछ रासायनिक गुणों को। तो जैसा कि हम जानते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर या फिर हम कहें कि परमाणु क्रमांक है वो होता है 6। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 2,4, क्योंकि जो K शेल है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बाकी के जो 4 हैं उन्हें हमें डालना पड़ेगा L शेल में। अब यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी फिर 4, क्योंकि बाहर वाला जो कोश है उसको पूरा करने के लिए या तो कार्बन को 4 अणु चाहिए या फिर 4 अणु त्यागने होंगे, और इसीलिए संयोजकता हो जाती है 4। कार्बन से बने तत्वों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, कार्बन से बने इसलिए कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के यौगिक के उदाहरण हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए नियॉन एक उत्कृष्ट गैस है जिसका परमाणु क्रमांक है 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8। यहाँ पर जो इसका बाहर वाला कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका बाहर का जो कोश है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और इसीलिए इसकी अभिक्रिया बहुत कम होती है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं हीलियम का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो परमाणु क्रमांक 2, और क्योंकि जो K शेल है यानी कि सबसे पहला वाला शेल उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका भी बाहर वाला कोश पूर्ण है और इसकी अभिक्रिया कम है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि चैप्टर है कार्बन का और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट गैसों की, तो इनकी बात कर ही क्यों रहे हैं। दरअसल हर तत्व अपना संयोजकता कोश पूर्ण करना चाहता है, यानी कि जिस तरीके से उत्कृष्ट गैसों का कोश पूर्ण होता है, सारे तत्व चाहते हैं कि उनका कोश भी पूर्ण हो। क्यों? यही कारण है क्योंकि अगर कोश पूर्ण होगा तो वो भी अभिक्रिया कम करेंगे और हर तत्व चाहता है कि उसकी अभिक्रिया सबसे कम हो। और यही कारण है कि जो कार्बन है वो भी चाहता है कि उसका जो बाहर वाला कोश है वो पूर्ण हो। अब इसके लिए कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे, तभी उसका बाहर वाला कोश पूरा होगा। अब मान लीजिए कार्बन क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आता है, तो क्या कार्बन ऐसा कर सकता है? दरअसल कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएंगे। तो क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। परंतु कार्बन ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है जो कार्बन के पास नहीं होती। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं सकता, परंतु उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि क्या कार्बन अपना संयोजकता कोश पूर्ण नहीं कर सकता? दरअसल इसका उत्तर है कि नहीं, कार्बन ऐसा कर सकता है। तो अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो वो ले सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस समस्या से बचने के लिए कार्बन दूसरे अणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब इसका क्या मतलब है, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? इसे समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि शेयरिंग क्या होती है। मान लीजिए कि आपके जो ड्राइंग के शिक्षक हैं वो आपको कहते हैं कि आपको इंद्रधनुष बनाना है। अब उसके लिए आपको 7 अलग अलग रंग चाहिए, परंतु मान लीजिए कि आपके पास 6 रंग हैं और आपके पास लाल रंग नहीं है, तो आप इंद्रधनुष नहीं बना पाएंगे। परंतु यहाँ पर क्या है कि आपके दोस्त के पास लाल रंग है, तो आप क्या करेंगे, आप उससे कहेंगे कि भाई मुझे लाल रंग दे दे, मुझे इंद्रधनुष बनाना है। तो आपको आपका फ्रेंड क्या कहता है कि ठीक है तू लाल रंग ले ले, परंतु मुझे अपने बाकी 6 रंग दे दे, क्योंकि मुझे भी बनाना है, सर ने मुझे भी बनाने को कहा है। तो आप कहेंगे ठीक है तू मुझे लाल रंग दे, मैं बना लेता हूँ, उसके बाद तू भी बना लियो। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप दोनों का ही इंद्रधनुष बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आप दोनों ने मिलकर अपने जो कलर थे उनको आपस में बांट लिया। सहसंयोजी आबंध में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कि ये है कार्बन, जिसके बाहर वाले कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे क्या चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के एटम ढूंढ लेता है मान लीजिए। तो हाइड्रोजन को क्या है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे उसका बाहर वाला कोश पूरा हो जाए। तो ये हाइड्रोजन को कहता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन को, कि तुम चारों क्या करो, मुझे 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो हाइड्रोजन कहते हैं नहीं भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मुझे खुद 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो
कार्बन क्या कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, और हम क्या करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो हाइड्रोजन बोलते हैं ठीक है, क्योंकि अब हाइड्रोजन के पास क्या है, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसका बाहर वाला कोश पूरा हो जाएगा। और अगर कार्बन हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन से, तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो चारों हाइड्रोजन है उनका भी बाहर वाला कोश पूरा हो गया। और अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का बाहर वाला कोश भी पूरा हो गया। तो यहाँ पर किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया कि आपस में इलेक्ट्रॉनों को बांट लिया है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन इस्तेमाल कर रहा है, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसे हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा है। और इस तरीके से जो ये दोनों ही कंपाउंड है वो अपना बाहर वाला कोश पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH4, एक कार्बन का अणु है और 4 हाइड्रोजन के अणु है। इसे कहा जाता है मीथेन। और इस तरीके से जितने भी आबंध बनते हैं उन्हें कहा जाता है सहसंयोजी आबंध। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। तो सबसे पहले हमने बात करी कार्बन की, और उसके बाद हमने जाना कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी NCERT की किताब से कार्बन एवं उसके यौगिक वाले अध्याय में। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है कार्बन में आबंधन और सहसंयोजी आबंध। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सहसंयोजी आबंध की, कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में, और श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय क्या होते हैं उसे जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।